गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सबको यानी एलाइट परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट। जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म चल रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हम ऑल PYQ क्वेश्चन, जैसा कि हिस्ट्री की 2 क्लासेस गिर चुकी हैं, यानी 2021 से लेकर 2026 के बीच जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम में, उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद मेन क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएंगी। तो PYQ से आप एक आइडिया लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में, क्या क्या टॉपिक्स हैं, इससे आप मेजर कर सकते हैं। वैसे टॉपिक का हम वीडियो इंडिविजुअल बना चुके हैं आपके लिए कि कौन से टॉपिक हैं उसके सिलेबस में, लेकिन इन क्वेश्चन से आप ये आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक कौन सा है। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, बने रहें। पहला प्रश्न है कि चीन की प्राचीन सभ्यता निम्नलिखित में से किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं दजला एवं फरात नदी, ऑप्शन बी है वांगहो एवं यांगटीसी क्यांग नदी, ऑप्शन सी है आपका नील एवं कांगो, और ऑप्शन डी है आपका सिंधु एवं झेलम नदी। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो चीन की प्राचीन सभ्यता का जो विकसित हुई थी, जो हुई है, वो वांगहो एवं यांगटीसी क्यांग नदी पर विकसित हुई थी। आपको बता दूं कि मिस्र की सभ्यता नील नदी और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी पर हुई थी। तो पूछा जाए कि मिस्र की सभ्यता किस नदी पर हुई, तो नील नदी, और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आप याद रखें। इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। बाकी आपको और पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता अगर पूछा जाए कहाँ से हुई है विकसित, तो दजला फरात नदी के तट पर हुई है, ये आप और याद रखेगा। तो यहाँ से 3 चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता किन 2 नदियों के तट पर स्थित थी। आपके ऑप्शन है नील एवं नाइजर नदी, ऑप्शन बी है आपका यांगटीसी क्यांग एवं वांगहो नदी, ऑप्शन सी है दजला एवं फरात नदी, और ऑप्शन डी आपका अमेजोन और ओरिनोको नदी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है दजला एवं फरात नदी पर हुई थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। बता दूं कि दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, ये आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि दक्षिण एशिया की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो वो हड़प्पा की सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध जो स्थल है कालीबंगन, जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, और यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। आपके ऑप्शन है गुजरात में है, ऑप्शन बी आपका पंजाब है, ऑप्शन सी राजस्थान है, और ऑप्शन डी है क्या वो हरियाणा में है। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो कालीबंगन प्रसिद्ध स्थान है जो कि सिंधु सभ्यता में था, वो वर्तमान राजस्थान में है, जहां से आपके काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी। आपको बता दूं कि लोथल गुजरात में है, और जहां से चावल की साक्ष्य पारस की मोहरें मिली थी लोथल से। लोथल एक बंदरगाह था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ण व्यवस्था एवं शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। आपके ऑप्शन है 3रे मंडल में, ऑप्शन बी है आपका 9वें मंडल में, ऑप्शन सी आपका 10वें मंडल में, ऑप्शन डी है आपका पहले मंडल में। इसका जो राइट आंसर है कि वर्ण व्यवस्था एवं शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। आपको बता दूं कि जो 4 आपके वर्ण थे उसमें शूद्रों की उत्पत्ति का उल्लेख दिया गया है 10वें मंडल में, 9वें मंडल में सोम देवता, और 3रे मंडल में गायत्री वेद का उल्लेख है। जो गायत्री वेद कहाँ से लिया गया है, तो 3रे मंडल से लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है। आपके ऑप्शन है क्या इंद्र देवता को, ऑप्शन बी अग्नि देवता, ऑप्शन सी है सोम देवता, और ऑप्शन डी आपका वरुण देवता। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम देवता को पूरी तरह से समर्पित है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल पूछा जाए कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। याद रखिए। आपको बता दूं कि टोटल कितने, अगर पूछा जाए कि वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। जिसमें पूछा जाए एग्जाम में, ये कई बार प्रश्न
प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में ही रचित है। नेक्स्ट पूछा जाए कि कौन सा वेद है जो संगीत को समर्पित है या भारत का संगीत किसमें है, तो सामवेद में संगीत से संबंधित है। पूछा जाए कौन सा वेद है जिसमें जादू टोने से संबंधित है, तो अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित है। याद रखिएगा, ये सब इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित था तथा इसमें यज्ञ संबंधी कर्मकांड दिए थे। ये प्रश्न आ चुका है, पेट का है, तो मैंने जैसा कभी आपको प्रीवियस में डिस्कस करवाया था, ये प्रश्न आ चुका है। इस बीच में आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत आपको आगे एग्जाम में कुछ हेल्प कर पाएगी, तो इसके लिए आप सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएँ और लाइक, एक कमेंट आप करें जिससे सजेस्ट करें आप हमें कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं आपके लिए। चलो चलते हैं प्रश्न के पास। तो इसका ऑप्शन हैं आपके, क्या ऋग्वेद है, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है आपका अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखित है। याद रखिए, सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किन दो व्यक्तियों अथवा 5 सन्यासियों को दिया था। आपके ऑप्शन है आनंद एवं उपाली, ऑप्शन बी आपका तपस्सु एवं मलिक, ऑप्शन सी आपका मोगलीपुत्र तिस और सारिपुत्र, और ऑप्शन डी है जीवक एवं बिंबसार। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि तपस्सु एवं मलिक, इन दो लोगों को ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था। आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें ज्ञान प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के तट पर हुई थी। उन्होंने प्रथम उपदेश पूछा जाए तो अपने 2 शिष्यों को दिया, तपस्सु एवं मलिक को, और पूछा जाए कि सारनाथ में इसके अलावा 5 सन्यासियों को भी दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था इनके द्वारा। उस उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है जो उपदेश दिया उसे। बाकी इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, जो कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पेट का है तो उसका तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। इसमें ऑप्शन है सारनाथ, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती और ऑप्शन डी आपका बोधगया। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे। इसमें और भी ऑप्शन जैसे सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, बोधगया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। पूछा जाए किस नदी के किनारे हुआ ज्ञान प्राप्ति, तो निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इनसे रिलेटेड और बहुत सारे फैक्ट हैं कि कुल कितनी सम्मतियाँ हुई, तो 4 समितियाँ हुई थी। कौन सी पूछा कहाँ पर हुई, तो राजगृह में हुई, वैशाली में हुई, पाटलिपुत्र में हुई और कुंडलवन कश्मीर में हुई। इस तरह से ये बहुत सारे गौतम बुद्ध से रिलेटेड फैक्ट हैं। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसका UPSSC पैट का फेवरेट टॉपिक भी है, तो इनको आप पढ़ते रहें। इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो वर्तमान नेपाल में है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध स्तूप है, यानी प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है जिसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है सांची का स्तूप है, ऑप्शन बी है धामेक स्तूप एवं चौखंडी स्तूप, ऑप्शन सी आपका भरहतू स्तूप और ऑप्शन डी है केसरिया स्तूप। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो आपका सारनाथ में प्रसिद्ध जो स्तूप है वो है धामेक स्तूप एवं चौखंडे स्तूप। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है सारनाथ को, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बौद्ध साहित्य में 3 पिटकों में से सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है उपाली, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी आपका मोगलीपुत्र तिस्सु और ऑप्शन डी है महाकश्यप। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आंसर आनंद। आनंद ने किया है आपका सुत्त पिटक का संकलन। आपको बता दूं कि सुत्त पिटक के संकलनकर्ता आनंद हैं, विनय पिटक के उपाली और तथा एक और है अविधम्ब पिटक, उसके हैं मोगलीपुत्र तिस्सु। तो 3 कौन से हैं आपको बता दूं।
पहला सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है और तीसरा अविधम्म पिटक है। तीनों के ही संकलनकर्ता आपको पता है कि शुद्ध पिटक के कौन है, आपके आनंद हैं, विनय पिटक के उपाली हैं और अधिधम्म पिटक के मोगली देशु हैं। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पूछा जाए कि त्रिपुटक का जो त्रिपिटक है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो 3 टोकरियां इसका शाब्दिक अर्थ है। ये प्रश्न आ चुका है, उत्तर प्रदेश SI 2021 में आया था कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और इसका आंसर है 3 टोकरियां। याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह की किस गुफा तथा किस राजा के संरक्षण में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम राजगृह में हुई थी, लेकिन पूछा जा रहा है कि किस राजा ने इसे संरक्षण दिया था और उस किस गुफा में हुई थी। आपके ऑप्शन है सतवर्णी गुफा अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बल्लवी गुफा कालाशोक, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र गुफा अशोक और ऑप्शन डी है कुंडलवन कनिष्क। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि सतपर्णी गुफा अजातशत्रु ने प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी उसे संरक्षण दिया था अजातशत्रु ने, और गुफा था आपका सतपर्णी गुफा। ये आप याद रखिएगा। गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। राजाओं का क्रम इस तरह से है, आप अजातशत्रु प्रथम थे, कालाशोक द्वितीय थे, अशोक तीसरे और कनिष्क चौथे थे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यानी सीधा सीधा ये है कि राजगृह में हुई उसे अजातशत्रु ने संरक्षण दिया, वैशाली में हुई उसे आपका कालाशोक ने संरक्षण दिया, और पाटलिपुत्र में हुई उसे अशोक के द्वारा संरक्षित किया गया, और कनिष्क जो कि कुंडलवन यानी हुई उसे कनिष्क ने संरक्षण दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं चारों बौद्ध संगतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वेनसांग किस भारतीय सम्राट के शासनकाल में भारत आया था और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य फोक्यो की, ऑप्शन बी हर्षवर्धन सीयू की, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति और ऑप्शन डी है कनिष्क बुद्ध चरित्र। वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सीयू की। याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 100 से अधिक युद्ध जीते थे, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पूछा जाए कि प्रथम चीनी यात्री कौन था, तो फायान प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था और उनकी पुस्तक है फोक्यो की। याद रखिएगा। तो प्रथम चीनी यात्री कौन था? आपका फायान। किसके शासन काल में आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया और उसकी पुस्तक है फोक्यो की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है इस तरह का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पुराणों में मौर्य सम्राट अशोक को किस नाम से पुकारा गया है? आपके ऑप्शन है देवानाम प्रिय, ऑप्शन बी है प्रियदर्शनी, ऑप्शन सी आपका अशोकावर्धन और ऑप्शन डी है चंद अशोक। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है अशोक को पुराणों में। याद रखिएगा। शिलालेखों में अशोक को देवानाम प्रिय कहा जाता है और प्रियदर्शी भी कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। पुराणों में पूछा जाए तो अशोक वर्धन, शिलालेखों में पूछा जाए तो क्या कहा गया है? देव नाम प्रिय या देवदर्शी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों एवं सैन्य विजयों की जानकारी देने वाले प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी है आपका हरिशेन, ऑप्शन सी है आपका वराहमिहिर और ऑप्शन डी है बाणभट्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है कि जो प्रयाग प्रशस्ति लेख जो कि समुद्रगुप्त के उसमें लिखा गया, ये हरिशेन के द्वारा लिखा गया क्योंकि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, और हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख को लिखा है, यानी इसकी रचना की थी। आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त की धरणीबंध जो 100 युद्धों का विजेता लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है इन्हें, यानी पूछा जाए कि कविराज की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। लिच्छवी दोहित्र की उपाधि किसकी है? समुद्रगुप्त की है। पृथ्वी प्रथम वीर किसे कहा गया? इन्हें कहा गया। भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है। संगीत प्रेमी थे। तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे इनके उपनाम हैं, इन सबको याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति पूछा जाए किसने लिखा है तो हरिशेन के द्वारा लिखा गया है, और हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये सब आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में नवरत्न रखने की परंपरा किस गुप्त शासक के दरबार से संबंधित है, यानी नवरत्न रखना किस गुप्त शासक से संबंधित है। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें कहा जाता है, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त और ऑप्शन डी है आपका स्कंदगुप्त। इसका जो राइट आंसर है आपका वो आंसर है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्न रखने की परंपरा शुरू की थी, ये आप याद रखें। आपको बता दूं प्राचीन इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और मुगल काल में अकबर के दरबार में नवरत्न थे, ये भी आप याद रखें। अगर पूछा जाए कि मुगल काल में किसने नवरत्न रखे तो अकबर के द्वारा रखा गया, ये आप याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि धनवंतरी, कालिदास, बराहमिहिर, छपड़क है, शंकु है, अमर सिंह, घटकपर, बेताल भट्ट और बरूची चंद्रगुप्त के नवरत्न थे, यानी इनमें से पूछा। बेताल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है, तो इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज पर अधिकार को लेकर किन 3 प्रमुख राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है पाल, प्रतिहार और राजपूतों को लेकर, ऑप्शन बी है चोल, चेर और पांडे, ऑप्शन सी है मौर्य, शुंग और गुप्त और ऑप्शन डी है आपका गुलाम, खिलजी और तुगलक। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच कन्नौज के अधिकार को लेकर आपस में मतभेद हुआ, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिपक्षीय हुआ। आपको बता दूं कन्नौज को पूर्व का ग्रासलैंड कहा जाता है। और सुपर टेट 2028 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था कि पूर्व का ग्रासलैंड किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है। बाकी इसे महोदाश्री, काव्यकुंज, इत्रनगरी ये भी कहा जाता है कन्नौज को, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसे पूर्व का ग्रासलैंड भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्राचीन भारत में आयुर्वेद एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बृहत्तरी में कौन कौन शामिल हैं। आपके ऑप्शन है सुश्रुतु, चरक और अष्टांग हृदय यानी भागवत, ऑप्शन बी आपका पतंजलि, पाणिनि और यास्क, ऑप्शन सी है कालिदास, कल्लड़ और कामदंक, ऑप्शन डी है आपका धनवंतरी, बाणभट्ट और हरिशेन। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित थे वो थे सुश्रुतु, आपका चरक थे, अष्टांग हृदय यानी बाघभट्ट। इस तरह चरक संहिता में कुल 120 अध्याय हैं, ये भी आप याद रखें। पूछा जा चुका है कई बार प्रश्न कि चरक संहिता में कुल कितने अध्याय हैं, तो 120 अध्याय थे, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि व्युत्पत्ति विज्ञान और भाषा शास्त्र पर आधारित सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ निरुक्ति किसकी रचना है, यानी सबसे पुराना जो ग्रंथ निरुक्ति है वो किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है महर्षि पतंजलि की है, ऑप्शन बी है यास्क की है, ऑप्शन सी आपका कामदक और ऑप्शन डी है आपका क्या वो कल्लड़ की है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि ये जो रचना है भारतीय ग्रंथ की निरुक्ति ये यास्क की रचना है। नीतिसार कामदक की, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। पूछा जाए महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो पतंजलि है। राजतंगड़ी जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया वो कल्लड़ के द्वारा रचित है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नीतिसार पूछा जाए तो कामदक की पुस्तक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। आपके ऑप्शन है लोहे का, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी है कांसा और ऑप्शन डी है आपका पीतल। इसका जो राइट आंसर है आपका कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। आपको बता दूं कि इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, यानी ताम्र पाषाण काल में लोगों ने यानी भारतीय लोगों ने या मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। आपको बता दूं कि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में 1000 बिफोर क्रिसिस के समय हुई थी। एटा उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा स्थान पर, याद रखिएगा। यानी लोहे की खोज कब हुई, यानी लोहे का प्रयोग सबसे पहले कब किया लोगों ने, तो 1000 BC के समथिंग किया था और ये उत्तर प्रदेश के एटा के एक अंतरजी खेड़ा स्थान है, वहां पर मिला था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है 1709 में, ऑप्शन बी है 1707, ऑप्शन सी है 1757 और ऑप्शन डी है आपका 1764। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 1707 ईस्वी में आपका औरंगजेब की मृत्यु हुई थी।
शक संवत की शुरुआत पूछा जाए कब हुई तो 78 ईस्वी में हुई थी, और मुस्लिम हिजरी संवत की शुरुआत पूछा जाए तो 622 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत विभिन्न मराठा सरदारों का क्षेत्र आवंटन सही सुमेलित कौन सा है? आपके ऑप्शन है सिंधिया, ग्वालियर, उज्जैन, यानी सिंधिया थे क्या वो ग्वालियर उज्जैन में थे, होलकर इंदौर गायकवाड़, और बड़ौदा में भोसले थे, इस तरह से है क्या? ऑप्शन बी है कि सिंधिया, थोड़ा सा इसके ऑप्शंस, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं कि जो सिंधिया थे वो ग्वालियर उज्जैन में जाके बस गए, होलकर थे वो इंदौर में, और जो गायकवाड़ थे वो बड़ौदा, और भोसले आपके नागपुर में। अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो भोसले नाम का टाइटल रखते हैं वो नागपुर महाराष्ट्र से होते हैं, सिंधिया आपके ग्वालियर उज्जैन से रिलेटेड है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किस मुगल सम्राट का शासन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, और ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आंसर आपका अकबर, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में तब भारत में अकबर का शासक था, यानी अकबर मुगल सम्राट था, उसका शासन था। आपको बता दूं कि कैप्टन हॉकिंस 1608 में और थॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। ये आप और याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवस का युद्ध 1760 में, और बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़े गए थे? आपके ऑप्शन हैं 1757, 1760 और 1764। ऑप्शन बी है 1761, 1764 और 1765 में। ऑप्शन सी है 1750, 1757 और 1760 में, और ऑप्शन डी है 1707, 1739 और 1757। देखो इसमें दो युद्धों का तो विवरण दे रखा है कि आपका प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, नो डाउट। वांडीवस का युद्ध 1760 में हुआ, लेकिन बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये आप और याद रखिएगा। सिराजुद्दौला की हार हुई इसमें। आपको बता दूं बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव था, और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। तो बंगाल का केवल गवर्नर पूछा जाए कि पहला गवर्नर कौन था तो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। और ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था तो कैनिंग था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कोलकाता में स्थित प्रसिद्ध फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस ब्रिटिश गवर्नर ने की थी? आपके ऑप्शन है विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी रिचर्ड वेलेजली ने, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी ने। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है रिचर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। उस समय गवर्नर जनरल थे वेलेजली, ये आप याद रखेगा। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत भी वेलेजली ने की थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान प्रयोग में लाया गया तिरंगा झंडा किस रंग का था? यानी 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में, उसमें जो तिरंगा लाया गया था वो किस रंग का तिरंगा था, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है केसरिया, सफेद, हरा, ऑप्शन बी है लाल, हरा, पीला, ऑप्शन सी है नीला, सफेद, हरा, और ऑप्शन डी आपका लाल, सफेद और काला। इसका जो राइट आंसर है कि जो तिरंगा झंडा था जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन में प्रयोग किया गया वो लाल, हरा और पीला था, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य के तटीय इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को
वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था, तो आंध्र प्रदेश में कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? आपके ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया को, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू को और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद को। इसका राइट आंसर है कि त्रिपुरी अधिवेशन में जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दिया, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। बाद में इसमें और चीजें बता दूं आपको कि इस्तीफा देने के बाद यानी त्यागपत्र देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में की थी, यानी अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, फैक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी के प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुई थी? आपके ऑप्शन 1915 में, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी है 1942। इसका जो राइट आंसर है आपका वो आंसर है 1920, यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी 1920 में। आपको बता दूं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ये भी आप याद रखें 1930 में। और पूछा जाए कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट, इसी में नारा दिया था करो या मरो या डू एंड डाई, ये सब गांधी जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस जगह आंदोलन का प्रयोग किया, तो 1917 में किया था बिहार के चंपारण में, ये भी आप याद रखिए। नील की खेती के विरोध में, यानी 3 कठिया जो खेती थी उसको लेकर वो वहाँ पे विषय था, उसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी शौकत अली और ऑप्शन डी है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है महात्मा गांधी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था। आपको बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन के शामिल होने का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड के किस ट्रेन को निशाना बनाया गया था? ये पूछा जा रहा है। काकोरी जो लूटपाट हुआ था, जो कांड हुआ था, उसमें किस ट्रेन को निशाना बनाया गया, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है 8 डाउन ट्रेन, ऑप्शन बी है 10 अप ट्रेन, ऑप्शन सी है पंजाब मेल और ऑप्शन डी है अवध एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर है कि 8 डाउन ट्रेन को टारगेट किया गया था और काकोरी जो कांड हुआ था, काकोरी कांड का नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ये इसका अपडेशन है, याद रखिएगा। आपको बता दूं कि 1927 के इस मुकदमे के तहत रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी इसी एक्शन के चलते, यानी इसी कांड के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा प्रांतों में कैसा शासन किया गया था, यानी ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई, ऑप्शन बी है द्वैध शासन को और कड़ा किया गया, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया या कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका राइट आंसर है कि द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे खत्म कर दिया गया था, ये आप यानी उसे थोड़ा सा राहत दी गई उससे, ये इसका फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तथा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी है आपका लाला लाजपत राय। इसका जो राइट आंसर है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का यानी HRA का गठन किया था, ये भी आप याद रखें। तो नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया? भगत सिंह ने। आपको बता दूं चंद्रशेखर आजाद
फ्रीडम फाइटर थे जिनका एल्फ्रेड पार्क में यानी उनका एनकाउंटर करके उनकी हत्या कर दी गई थी और वो शहीद हो गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसका नाम अब इलाहाबाद में है वो पार्क, ये भी आप याद, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया। इससे पहले इसका नाम एल्फ्रेड पार्क था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना के समय महासचिव पद किसने संभाला था? आपके ऑप्शन है चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी आपका लाला लाजपत राय। इसका जो राइट आंसर है कि मोतीलाल नेहरू ने 1923 में आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और महासचिव का पद संभाला था। चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु माना जाता है, तो पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास, जिन्हें CR दास के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखें। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन है भारत को बिना सहमति द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, ऑप्शन बी आपका साइमन कमीशन का विरोध, ऑप्शन सी है पूना समझौते का विरोध और ऑप्शन डी है क्रिप्स मिशन की विफलता। इसका राइट आंसर है वो है कि भारत को बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, इसको लेके लोगों में आक्रोश था, इसलिए कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 1939 की जो प्रांतीय मंत्रिमंडल था उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये इसका मुख्य कारण था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था, जिसे गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था, यानी आउटडेटेड चेक कहा था गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को, तो ये कब भारत आया था? आपके ऑप्शन है 1940, ऑप्शन बी है 1942 और ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1946। इसका जो राइट आंसर है वो है कि 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, जिसे गांधी जी ने आपका कहा था उत्तर दिनांकित चेक, यानी ये वह चेक है जिसकी जो दिनांक है, जिसकी जो तिथि है, जिसकी जो डेट है वो निकल चुकी है, आउटडेटेड चेक है। कैबिनेट मिशन पूछा जाए भारत कब पहुंचा था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और इसी से कैबिनेट मिशन के बाद ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी प्रथम मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस तरह से पूरी एक सीरीज है, पूरा एक क्लासेस रहेगा इसको लेके, पॉलिटी को लेके। इसलिए बेहतर जानकारी और बेहतर अपने अनुभव को और बेहतर करने के लिए, अपनी एजुकेशन को और अच्छे स्तर तक ले जाने के लिए एलिट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा जा रहा है और ये प्रश्न हर बार आता है एग्जाम में। मोस्टली आप जितने भी एग्जाम देते हैं ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जाए लॉर्ड माउंटबेटन हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ये सब आप याद रखिएगा। पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1853 का चार्टर्ड एक्ट, ऑप्शन बी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम और ऑप्शन डी है 1892 का अधिनियम। इसका राइट आंसर है 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जितनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो शक्ति थी वो क्राउन के अधीन कर दी गई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915-16 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किन दो नेताओं ने किया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है वो है आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1915-16 में भारत में होम रूल लीग
आंदोलन का नेतृत्व किया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी, ये आप याद रखिएगा। लाल, बाल और पाल के नाम से लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तेलंगाना और पोचमपल्ली गांव 1951 में शुरू हुए भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है जमींदारों से स्वेच्छा में भूमि लेकर भूमिहीन किसानों में बांटना, ऑप्शन बी अंग्रेजों के खिलाफ करबंदी आंदोलन, ऑप्शन सी है सरकारी जमीनों का निजीकरण और ऑप्शन डी है मंत्रियों का भूमि अधिग्रहण। इसका जो राइट आंसर है वो है जमींदारों से स्वेच्छा से जमीन लेकर जो भूमिहीन किसान थे उनको जमीन देना ही भूदान आंदोलन था। ये आप आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे, यानी उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। भूस्वामियों से स्वेच्छा से भूमि लेकर उन्होंने जो भूमिहीन किसान थे उनको जमीनें दान में दी थी। इन्हें प्रथम व्यक्तित्व सत्याग्रही 1940 के रूप में भी जाना जाता है। तो पूछा जाए कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? आचार्य विनोबा भावे 1940 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किस शहर में हुआ था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है बॉम्बे, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है आपका लखनऊ। इसका राइट आंसर है कि लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, इसके विरोध में इन पर लाठीचार्ज किया गया था। इसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी इंकलाब जिंदाबाद और ऑप्शन डी है आपका जय हिंद। इसका जो राइट आंसर है कि 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये आप याद रखिएगा। ये शब्द ही भारत की प्रस्तावना में है जो लिया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां या सूक्त और मंडल हैं? आपके ऑप्शन है 1000 सूक्त और 8 मंडल, ऑप्शन बी 1028 सूक्त तथा 10 मंडल, ऑप्शन सी 108 सूक्त तथा 12 मंडल और ऑप्शन डी है आपका 1200 सूक्त तथा 15 मंडल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि 1028 सूक्तें और 10 मंडल हैं, ये इसका राइट आंसर है। पूछा जाए गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से में स्थित है जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की। तो ऋग्वेद की रचना जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? महर्षि विश्वामित्र के द्वारा, याद रखें। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध उत्खनन स्थल लोथल का उत्खनन कार्य निम्नलिखित में से किसने किया? आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है ASR राव और ऑप्शन डी है JP जोशी। इसका जो राइट आंसर है कि जो प्रसिद्ध स्थल है आपका लोथल, उसका उत्खनन किया था SR राव ने। ये आप याद रखें। लोथल वर्तमान गुजरात में है, यह एक बंदरगाह था। हड़प्पा का उत्खनन पूछा जाए तो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, जबकि पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का किसने किया तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ये आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। नृतक करती हुई जो नर्तकी है, जो लड़की है, उसकी प्रतिभा भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसमें विशाल स्नानागार, अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये सब इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी महापरिनिर्वाण की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है गृह त्याग से है, ऑप्शन प्रथम उपदेश से है, ऑप्शन सी मृत्यु यानी शरीर त्याग से और ऑप्शन डी है ज्ञान प्राप्ति से है। इसका जो राइट आंसर है कि जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, मृत्यु ही उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। गृह त्याग को महाविनिष्करण कहा जाता है। आपका प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मुंडको उपनिषद में है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है आपका 1028। इसका जो राइट आंसर है कि जो कुल उपनिषद हैं, उपनिषदों की संख्या है 108।
1028 सूक्त हैं, पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है। ये सब आप याद रखिएगा। और पूछा जाए कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। निष्ठापूर्वक बैठना, ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्य काल में उत्तरापथ प्रांत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपके ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी है स्वर्णगिरी, ऑप्शन सी है तोसली और ऑप्शन डी आपका उज्जैन। इसका जो राइट आंसर है कि जो मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी थी वो थी आपकी तक्षशिला। तक्षशिला शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था जो वर्तमान बिहार में है। नेक्स्ट है आपका कि तक्षशिला पाकिस्तान में, माफी चाहूंगा। उज्जैन की राजधानी तोसली थी, अवंती की उज्जैन। इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले मुगल जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क्योंकि उनकी माता लिच्छवी राजकुमारी थी, ऑप्शन बी क्योंकि उन्होंने लिच्छवियों को युद्ध में हराया था, ऑप्शन सी क्योंकि उन्होंने लिच्छवी राज्य की स्थापना की थी, और ऑप्शन डी क्योंकि उनके पिता लिच्छवी राजा थे। इसका राइट आंसर है कि क्योंकि उनकी जो माता थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, अन्य ऐसे उनके बहुत सारे नाम हैं, याद रखिएगा। उनकी माता का नाम अगर पूछा जाए क्या था तो कुमार देवी उनकी माँ का नाम था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर्षवर्धन के समय कन्नौज में आयोजित धार्मिक सभा में किस चीनी यात्री को अध्यक्ष बनाया गया था? आपके ऑप्शन है फायान को, ऑप्शन बी है हुएनसांग, ऑप्शन सी है इत्सिंग और ऑप्शन डी है चाउ जू कुआ को। इसका जो राइट आंसर है वो हुएनसांग को अध्यक्ष बनाया गया था हर्षवर्धन के कन्नौज में जो धार्मिक सिद्धांत हुआ था वहाँ पे धार्मिक सभा में। आपको बता दूं कि हर्षवर्धन के समय ही हुएनसांग भारत आया था, ये भी आप याद रखिएगा। उनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत का नाम सीयू की है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके राय दरबार को सुशोभित करते थे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी आपका कनिष्क। इसका जो राइट आंसर है कि धन्वंतरी थे वो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ये आप याद रखिएगा। और ये इनके नवरत्नों में शामिल थे, प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ और चिकित्सक थे, ये आप याद रखें। चरक कनिष्ठ के राजवैद्य थे, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि राजतरंगिणी ग्रंथ जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन हैं बाणभट्ट हैं, ऑप्शन बी है कल्लड़, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है विल्लड़। इसका राइट आंसर है वो है कि राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है उसके रचनाकार कल्लड़ थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है और कादम्बरी की रचना की है। हर्षचरित और कादम्बरी की रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक लगभग 94 वर्ष शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? आपके ऑप्शन है गुलाम वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश और ऑप्शन डी आपका लोधी वंश। इसका जो राइट आंसर है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक यानी 94 वर्ष तक शासन किया वो तुगलक वंश ने किया था, ये आप याद रखिए। लेकिन पूछा सबसे कम शासन किसने किया तो खिलजी ने 1209 से 1320 के बीच किया था, ये आप याद है। सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश का था। ये दोनों इफेक्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट है कि मुगल शासक बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था? आपके ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 में, ऑप्शन बी है खानवा के युद्ध में यानी 1527, ऑप्शन सी है आपका कि चंदेरी के युद्ध 1528 और ऑप्शन डी है घाघरा का युद्ध यानी 1529 में। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो बाबर ने राणा सांगा को हराया था वो खानवा के युद्ध 1527 में हराया था, ये आप याद रखिएगा। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो पूछा जाए कि जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था तो खानवा के युद्ध में 1527 में दिया था, इस तरह से। और गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो दो इंपोर्टेंट फैक्ट मिले गए हमें खानवा के युद्ध से कि किसको हराया था या किसके विरुद्ध लड़ा था, राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। जिहाद का नारा किस
युद्ध में दिया गया? खानवा के युद्ध में दिया गया। गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की? तो खानवा के युद्ध में धारण की। इस तरह से आप 360 पढ़ाई करके अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है खिलजी, ऑप्शन डी है आपका बलबन, ऑप्शन डी है आपका, यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर लीजिएगा, अलाउद्दीन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बहलोल लोदी ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ये भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो आज के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस, इनका आप रिवीजन करिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चंस थे यूपी SSSC पैट के लिए, इन्हें कर लीजिए आप। निश्चित रूप से आपको आगे के एग्ज़ाम में 100% इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक्स को 360 पढ़ना है हमें और आगे बेहतर करना है आगामी यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम के लिए। बाकी जाते जाते सब फिर कहूँगा कि सभी को स्वतंत्रता की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप स्वतंत्र हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। पुराने समय में आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ करने का आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन आज आपके सामने सब कुछ है। द वर्ल्ड इज़ योर्स इफ़ यू हैव एन पोटेंशियल। तो कुछ करिए। बाकी सिर्फ ये कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से प्रिपरेशन करिए। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल GK डोज, उसे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप PDF। वहाँ से डेली करंट अफेयर का भी प्राप्त कर सकते हैं और भी जितने PYQ हमने कराए हैं उन सब के PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर काफ़ी हमें मोटिवेट करेगा। एक कमेंट, आप इसमें कुछ आप चाहते हैं अपडेशन, किस टॉपिक से वीडियो चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें और अपना ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।